नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर। जैसे आपको पता है कि 2022 आने वाला है और 2022 के मिड में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर के, वो लगभग अप्रैल से लेके जुलाई के मध्य होते हैं। ठीक है ना। और उनमें स्टडी करने के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे लास्ट 2 महीने में अप्रैल के पास जाते जाते आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैं जो क्लास लेने वाला हूँ वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले बात आती है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हो सकता है एग्जाम में नहीं आएगा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका क्या जनरल इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होती है सब्जेक्ट की रूट्स होती है। तो ये क्या इकोनॉमिक्स क्या है। तो जब भी कोई एग्जामिनर अपना क्या करेगा, एग्जाम बनाने के लिए बोलेंगे एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर क्या करता है स्टार्टिंग में उस सब्जेक्ट से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर बनाना है। तो वो क्या सोचेगा कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, किस वर्ड से बना हुआ है, जो वर्ड बना उसका क्या अर्थ क्या है। ठीक है। उसको डिफाइन करने वाले कौन कौन है, उन्होंने किस तरह से इसको डिफाइन किया है, ये चीज़ें क्या होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के ओइको नोमिकास, क्या है? ओइकोनोमिकास से शब्द से बना होता है। उसके बाद क्या, ओइकोनोमोस को दो भागों में डिवाइड किया, ओइकोस और नोमोस। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिकास से शब्द से बना हुआ है। ओइकोस का मीन्स क्या होता है? हाउस होल्ड। और नोमोस मीन्स क्या होता है? मैनेजमेंट। ठीक है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो अब आप हाउस होल्ड मैनेजमेंट से आप क्या समझे? हाउस होल्ड मैनेजमेंट मीन्स जो अपना हाउस होल्ड है उसमें जितनी भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है यहाँ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने हाउस होल्ड पर, और इनकम कहाँ से आ रही है, इनकम कितनी आ रही है, अगर इनकम आ रही है तो वो एक्सपेंडित कहाँ हो रही है, और एक्सपेंड हो रही है तो कौन से सेक्टर पे क्या कर रहे हैं एक्सपेंड उसको ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो चीज़ सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जब अपन क्या करते हैं मैनेजमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स आए और इकोनॉमिस्ट ने अपना व्यू रखा कि इकोनॉमिक्स अगर इस चीज़ का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इकोनॉमिक्स बोलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आया था, आप सभी ने नाम सुना होगा एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। ठीक है। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। एक बुक लिखी थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और वो बुक कब लिखी थी? 1776 में। और इसने इस बुक में क्या किया था? इकोनॉमिक्स को डिफाइंड किया था। और इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइंड किया था इसने? ये क्या बोलता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, कि एक राष्ट्र के धन की प्रकृति और उसके कारण की जांच ही क्या है? अपनी इकोनॉमिक्स है। ठीक है। तो इसने इकोनॉमिक्स को, एडम स्मिथ ने क्या किया था? इकोनॉमिक्स की वेल्थ से रिलेटेड क्या डेफिनेशन दी थी। ठीक है ना। तो एडम स्मिथ एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इसने क्या किया था कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। और इकोनॉमिक्स को इसने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, या इससे बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, कि एक राष्ट्र की धन की प्रकृति और उसके कारण की जांच करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना। तो किस में बताया था उसने? वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक लिखी थी। कब लिखी थी? 1776 में लिखी थी। और उसमें उसने वेल्थ से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए क्या बोलते हैं एडम स्मिथ को? क्योंकि स्टार्टिंग में जो एडम स्मिथ ने क्या इकोनॉमिक्स को जन्म दिया था, इसलिए क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं, क्योंकि इसको जन्मदाता इसलिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो इकोनॉमी को डिफाइन किया था वो किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। और जो डेफिनेशन थी वो किससे रिलेटेड थी? वेल्थ से रिलेटेड थी। इसने क्या बोला था कि जब एक राष्ट्र के धन की प्रकृति और उसके कारण का जब अपन अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आया इसको क्रिटिसाइज करने वाला एक और इकोनॉमिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ, उसके एडम स्मिथ के बाद कौन आया था? अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? अल्फ्रेड मार्शल। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है। ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी वो किस में दी थी? उसने भी एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी थी? 1890 को। ठीक है ना, 1890 में एक बुक लिखी थी। बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक में इसने क्या किया था? इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। और इस इकोनॉमिक को डिफाइन किया था वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन से। मतलब इसने क्या बोला था कि जो मानव के सामाजिक जितनी भी क्या है, मानव की सामाजिक एक्टिविटीज है उनका अध्ययन करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना। तो एडम स्मिथ ने किया था किससे रिलेटेड? वेल्थ से रिलेटेड। और अल्फ्रेड मार्शल ने किया था इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ का और अल्फ्रेड मार्शल में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेलफेयर से संबंधित डेफिनेशन किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। और वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। ठीक है ना। तो इसलिए एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ उठता है। दूसरी चीज, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी। ये 3-4 चीजें इसमें बहुत ही इंट्रोडक्टरी में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल के बाद एक तीसरा इकोनॉमिस्ट आया। ठीक है। उसका क्या नाम था? लिनोलन रॉबिन्सन। क्या नाम था? एल रॉबिन्सन। इसने जो डेफिनेशन दी थी, इसने एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें अपनी डेफिनेशन को दी थी, डेफिनेशन दी थी। उसमें देखो इसने स्कैरसिटी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स को डिफाइंड किया था। और ये जो डेफिनेशन है स्कैरसिटी से रिलेटेड, यही क्या है? पूरी एग्जैक्ट बैठती है किसमें? इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। तो इसने क्या बोला था कि दो चीज इसने दी थी। इसने क्या बोला था कि जो ह्यूमन वांट्स है, क्या वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। जो मानव की इच्छाएं हैं वो तो क्या है? अनलिमिटेड है। और इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो रिसोर्स है वो क्या है? लिमिटेड है। ठीक है ना। मानव की इच्छाएं क्या होती है? बहुत सारी होती है, लेकिन उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मानव के पास क्या रिसोर्सेज कम है। तो इसने क्या बोला था कि इकोनॉमिक एक ऐसी साइंस है जिसमें ये क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है, जिसमें क्या जो मनुष्य की इच्छाएं, अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, ठीक है ना, असीमित जो क्या है इच्छाएं हैं, उनको पूर्ति करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका इस तरह से उपयोग किया जाए, इस तरह से अल्टरनेट उपयोग किया जाए ताकि उनको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। किसको? एक कंज्यूमर को या एक मानव को। तो स्कैरसिटी से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्सन से। और स्कैरसिटी का मतलब क्या है कि जो अपने पास रिसोर्सेज है वो क्या है? स्कैर्स है, कमी है या लिमिटेड है, लेकिन अपनी इच्छा क्या है? बहुत सारी है। यही डेफिनेशन अपन क्या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से कोरिलेट करें इसको, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एग्रीकल्चर में क्या एक फार्मर्स चाहता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन लूँ। ठीक है ना। फार्मर्स क्या चाहता है? उसकी इच्छा है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। मान लीजिए कोई फार्मर चाह रहा है कि उसकी इच्छा है, इच्छा कुछ भी हो सकती है, इच्छा है कि मैं 1000 क्विंटल प्रोडक्शन लूँ, लेकिन 1000 क्विंटल प्रोडक्शन लेने के लिए उसके पास क्या है? लैंड क्या है? सीमित है। ठीक है। और उसके इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशन क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। तीसरी चीज़ उसके पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, अदर इनपुट्स है, वेरिएबल इनपुट्स, उनके लिए भी उनके पास क्या है? पैसे क्या है? लिमिटेड है। तो अब वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से 1000 क्विंटल प्रोडक्शन कैसे ले लेगा? नहीं हो सकता। लेकिन
वो क्या कर सकता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके पास, उनको इस तरह से यूज कर सकता है ताकि वो क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सके, उनसे उनको फुल यूटिलाइज कर सके, जो उनके पास इनपुट्स है वो इतना कर सकता है। तो उसको ही क्या बोलते हैं अपने, स्कैरसिटी से रिलेटेड डेफिनेशन थी, वो यही बोल रही थी कि जो इच्छाएं हैं, एक कंज्यूमर की हो सकती है या एक मानव की हो सकती है, एक फार्मर्स की, तो जो इच्छाएं अनलिमिटेड, उनको पूर्ति करने के लिए जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको इस तरह से अल्टरनेट यूज किया जाए ताकि उसको क्या मिले, फार्मर्स को मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले या एक ह्यूमन को या कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो इसके बाद एक चौथा और इकोनॉमिस्ट आया, उसका नाम है सैमुअल्सन। ठीक है, क्या नाम है, सैमुअल्सन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने एक ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी, बस इतना याद रखना, क्या ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कहाँ, पहला क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक थी, वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि एक राष्ट्र के धन की प्रकृति और कारण की जांच करना ही क्या इकोनॉमिक्स है। उसमें उसने वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी नेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बुक में। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसके बाद उसको क्रिटिसाइज किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसने वेलफेयर से संबंधित इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। उसके बाद मार्शल के बाद आया लियोन रॉबिन्सन। उसने क्या बोला था कि स्कैरसिटी से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी। उसने क्या बोला था कि मानव की अनलिमिटेड इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको इस तरह से अल्टरनेट यूज किया जाए ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और फाइनल आया था वो सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने एक ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी। बस इंट्रोडक्टिव पार्ट है। और इसके बाद देखिए अल्फ्रेड मार्शल ने 1-2 चीजें और दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड मार्शल ने, आपने कभी पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टर्म किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। एक और चीज आपने कभी पढ़ी होगी, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस भी किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो अपन जो डिमांड पढ़ेंगे उस टॉपिक में पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए कि अपन घर बैठे हैं और अपनी इच्छा हुई कि ये मेरे को मोबाइल लेना है, कोई अलग फीचर का मोबाइल आया, नया मोबाइल आया मार्केट में कि अपन को ये मोबाइल लेना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं कि 20,000 रुपये मैं इस मोबाइल के दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस मोबाइल की यूटिलिटी उतनी है, किसके बराबर, 20,000 रुपये के बराबर। ठीक है, अब मैं मार्केट गया शॉप पर, मैंने उसकी मोबाइल की प्राइस पूछी तो उसने बोला भैया ये तो 15,000 रुपये का है। ठीक है, तो मैं उसको वहाँ एक्चुअली में 15,000 रुपये पे करके आ गया। तो जो 20,000 रुपये मैं क्या करना चाह रहा था, उस मोबाइल के पे करना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली में मैं कितना पे करके आया हूँ उस मोबाइल के, 15,000 रुपये। तो जो 5,000 रुपये का बीच का गैप है वो क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस है। ठीक है ना, आई समझ में, क्या तो अपन पे करना चाह रहे हैं कोई भी चीज के लिए और एक्चुअली में उस चीज की कितना पे किया, तो उस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, तो इसको अगर एक चीज और बताओ, अगर कोई भी कमोडिटी या गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस घटेगा। क्यों घटेगा, मान लीजिए कि मैं उस मोबाइल के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। ठीक है, उस टाइम उसकी प्राइस कितनी थी, 15,000 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी प्राइस बढ़ के होगी 16,000 रुपये। ठीक है, पहले कंज्यूमर सरप्लस कितना था, 5,000 रुपये, लेकिन 16,000 होते ही मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 4,000 रुपये। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब क्या होगा, कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो अपना कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, या उसको बोल सकते हैं अपन ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स की, कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो इकोनॉमिक्स को किस तरह से अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहला आता है प्रोडक्शन। क्या आता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन से पहले एक टर्म आती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, नाम तो अपन दिन में 1,000 बार लेते हैं इनका, लेकिन एग्जैक्ट इनकी डेफिनेशन अपन को पता नहीं है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट वो चीज होती है कि जो भी अपने पास फैक्टर्स होते हैं या इनपुट्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके जब अपन को कोई रिजल्ट प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने प्रोडक्ट बोलते हैं। लाइक जैसे अपने पास क्या सीड पड़ा है घर पे,
पेस्टिसाइड पड़ी है, हर्बिसाइड पड़ी है, वो कोई काम की नहीं है अपने लिए, उसकी उपयोगिता क्या है, शून्य है। मान लीजिए वो इनपुट है, ठीक है ना। जैसे भी अपन ने क्या किया, उनको सीड को बोया, इरिगेशन दी, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का छिड़काव किया, उर्वरक का छिड़काव किया, और अपन को क्या मिल गया, ग्रेन मिल गया, ठीक है ना। तो अब क्या है, वो ग्रेन है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो वो क्या, जो इनपुट्स थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, किस में स्थानांतरण हो गए, एक प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो वो क्या, प्रोडक्ट। और इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्शन, या ऐसे बोल सकते हैं हेल्पिंग टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये कैसे बोल सकते हैं सर, हेल्पिंग टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी? इसलिए बोल सकते हैं कि जो इनपुट्स पड़े थे उनकी अपने लिए क्या है, यूटिलिटी क्या थी, शून्य थी या बहुत ही कम थी। लेकिन जैसे भी अपन ने क्या किया, इनपुट्स को यूज किया, ठीक है ना, उससे ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ग्रेन बन गया। अब वो ग्रेन की अपने लिए क्या है, उपयोगिता बढ़ गई। उस इनपुट से ज्यादा अब क्या होगी, ग्रेन की अपने लिए उपयोगिता होगी। तो जो हेल्प टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तो अब क्या हो गई, यूटिलिटी क्रिएट हो गई, मतलब उसमें एडिशन यूटिलिटी या उपयोगिता आ गई। अब यहाँ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है कि यूटिलिटी कोई भी वस्तु की एक पावर होती है। कौन सी पावर, जो मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करे, ठीक है ना। ये बोलते हैं ए पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है ना। एक वस्तु की मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या होती है, यूटिलिटी होती है, ठीक है ना। तो यूटिलिटी कैसे, अब जो पहले क्या इनपुट्स अपनी इच्छाओं को इतने संतुष्ट नहीं कर रहे थे, उसमें इतनी पावर नहीं थी, लेकिन जैसे भी अपन ने क्या ट्रांसफॉर्म करके रिजल्ट प्राप्त हुआ एज ए प्रोडक्ट, तो अब क्या हुआ कि अपन यूटिलिटी उस चीज की अपने लिए अब क्या हो गई, बढ़ गई। तो अपन कह सकते हैं प्रोडक्शन क्या होता है, हेल्पिंग टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। दूसरी अप्रोच है वो क्या है, कंजप्शन। अब कंजप्शन क्या होता है, उपभोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोग। कंजप्शन क्या होता है, कोई भी चीज का फाइनल यूज, कोई भी चीज का जब अपन क्या कर लेते हैं, फाइनल यूज कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंजप्शन, ठीक है। और तीसरी अप्रोच है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, आदान प्रदान, कोई भी वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान, जो उत्पादन किया उसमें क्या कर लिया अपन ने, आदान प्रदान। कोई 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 चीज का प्रोड्यूस किया, किसी ने कुछ अलग प्रोड्यूस किया है, वो क्या कर लिया, आपस में अपने जो भी आवश्यकता हुई एक दूसरे से आदान प्रदान कर लिया। और चौथी चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी चीज है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, या डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोडक्शन किया वो डिस्ट्रीब्यूशन, और जो प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने को आवश्यकता थी, वो दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नाम सुना होगा आपने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो अपन कोई भी चीज उत्पादन करने के लिए जो फैक्टर काम में लेते हैं, वो क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मली अपन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा क्या हो गया, मैनेजमेंट। चौथा क्या हो गया, मैनेजमेंट। ये 4 क्या होते हैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज अपन को क्या प्रोडक्शन करना है, तो ये चीज, चारों चीजें क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। इनके बिना अपना प्रोडक्शन संभव नहीं है, ठीक है। अब इनके रिवार्ड्स होते हैं, रिवार्ड मतलब इनके बारे में, अगर इनका यूज कर रहे हैं उनके बारे, तो उनके लिए कुछ न कुछ अपन को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो लैंड अगर आप किसी की यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले अपन क्या पे करते हैं, रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर का क्या अपन पे करते हैं, वेजेज, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो चीज जिसका अपना उपयोग और अधिक वस्तु क्या उत्पादन करने के लिए काम में लेता है, वो सारी चीजें क्या होती है, कैपिटल। और अपनी पूंजी, लाइक जैसे मशीनरी हो गई, ट्रैक्टर हो गया, वो सारी क्या होती है, कैपिटल। तो उनका क्या लगता है अपना रिवार्ड, इंटरेस्ट, ठीक है। और फाइनल, अगर मान लीजिए कोई भूमि है, उसका 1000 रुपये अपन ने रेंट दे दिया, अपन ने यूज में ली प्रोडक्शन करने के लिए, 300 रुपये उसमें मजदूरी दे दी लेबर को, और 200 रुपये इंटरेस्ट लग गया अपना जो कैपिटल है, ट्रैक्टर वगैरह घर पे खड़ा है उनके लिए,
ठीक है, तो ये कितने हो गए सारे 1500 रुपये, 1500 रुपये रिवार्ड हो गया, ठीक है ना। ये इनको सबको यूज करके अपन ने 2000 रुपये का उत्पादन किया, मॉनेटरी टर्म में अपन मेजर कर रहे हैं, 2000 रुपये का अपने उत्पादन किया है और 1500 रुपये इनके रिवार्ड्स के दे दिए। अब कितना बचा अपना, डिफरेंस कितना है 500, ठीक है। तो 1500 रुपये तो अपन किसी को पे कर दिए जिस चीज़ का अपन ने यूज किया, लेकिन अपना प्रोडक्शन कितना था 2000 रुपये, तो ये 500 रुपये अपनों को क्या मिला है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, जो मैनेजमेंट करेगा, किसको मिलेगा, जो मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट कौन कर रहा है, जैसे अपन फील्ड की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, फार्मर्स होता है मैनेजमेंट करने वाला, तो प्रॉफिट किसको मिलता है, फार्मर्स को मिलता है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट करेगा उसका रिवार्ड क्या होगा कि उसको भी तो अपना कुछ पे मिलना चाहिए, जिसने उतना मैनेजमेंट किया तो उसको लास्ट में मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये थी जो चारों थी, ये क्या थी, ट्रेडिशनल अप्रोच थी इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। इसको डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें से 3 ये दे देगा और एक मिसिंग कर देगा, उसके स्थान पर कुछ और दे देगा। तो आपको याद रखना है कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चीज आता है लैंड लेबर कैपिटल मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है ना, इज ए पार्ट ऑफ, ये चारों दे देगा आपको। तो किसका पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का। ये से ये दे देगा लैंड वेजेज इंटरेस्ट प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ, वो भी किसका पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। या ऐसे बोल देगा कि लैंड का क्या है, रिवार्ड्स क्या है, रेंट है, लेबर का रिवार्ड्स क्या है, वेजेज है, कैपिटल का रिवार्ड्स क्या है, इंटरेस्ट है, और मैनेजमेंट का रिवार्ड्स क्या है, प्रॉफिट है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का देगा जो एग्जामिनर होगा, क्योंकि उसका ये फेवरेट टॉपिक में से रहता है। चलो आज तक ट्रेडिशनल अप्रोच तक आज किया है, और जो बचा है इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा बहुत बचा है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।